Hello, welcome everyone to your accounting class. Today in this class we are going to discuss about the basics of accounting, that is how to determine the debit and credit of journal entry, that is the basic rules of journal debit and credit. In this chapter I will try to explain you everything in dual language, first in English language, simple English language, and then I will try to explain it in Hindi language also. So let's stay tuned. In this chapter, I will first discuss with you the meaning of the word accounts. That means the meaning of the word account. That means I will try to explain you what does the word account means, and then I will give you a standard format of the account. That means how the account is prepared generally, and then I will explain you the types of account. That means how many types of accounts exist as per the traditional rule of accounting. Then I will tell you the rules to ascertain the debit and credit as per the traditional and modern rules of accounting. That means here I will discuss the rules to determine the debit and credit of the transactions both as per the traditional old rule and as per the modern rules. Number 5, casting and balancing of account. Now in this phase I will tell you how to do the casting and balancing of accounts. तो आइए आप हिंदी में समझाता है। पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर को। पहले हम आप लोगों को समझाऊंगा अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, फिर हम आपको बताऊंगा अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, दी बेसिक फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स। देन उसके बाद मैं समझाऊंगा कितने प्रकार के अकाउंट होता है। उसके बाद कैसे अकाउंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट मीन्स एक ट्रांजेक्शन्स का डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स में निर्णय किया जाता है, बोथ एज पर दी ट्रेडिशनल ओल्ड रूल, पुराना ही रूल्स के हिसाब से और मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। एंड फाइनली आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाऊंगा द कैस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। तो पहले हम शुरू करते हैं अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंट। एज पर द डेफिनेशन, account is a record of transactions under a particular head. It records not only the amount of transactions but also their effect and direction. तो इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट एक घर जैसे ही होता है। जैसे कि आप सब लोग किसी न किसी घर से आते हो स्कूल अटेंड करने के लिए, और स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद आप सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हो। सिमिलरली अकाउंट्स में जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी को एक घर होता है दिया जाता है, और जितने सारे एक जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी के लिए एक ही घर मिलता है। तो इसी के इस घर को ही कहते हैं हम अकाउंट्स। एग्जांपल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सन्डी डेटर्स अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इसका मतलब होता है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कैश अकाउंट। आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में जितने सारे कैश ट्रांजेक्शन्स होगा वो सभी ट्रांजेक्शन्स एक अलग घर में जाएगा, उस घर का नाम होगा कैश अकाउंट। सिमिलरली जितने सारे बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होगा वो जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। अब जितने सारे मशीनरी फर्नीचर खरीदोगे वो सब मशीनरी अकाउंट में जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में जाएगा। सन्डी डेटर्स, जितने सारे आप अपने क्रेडिट सेल करोगे डेटर्स को, वो सभी आपको सन्डी डेटर्स अकाउंट में जाएगा। और आप जितने क्रेडिट परचेस करोगे वो सब सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट पे जाएगा। आप जितने सारे परचेस करोगे, कैश परचेस करोगे और बाकी सारे परचेस करोगे, सब परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। सिमिलरली आप जितने सारे सेल्स करोगे वो सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। इसे कहते हैं अकाउंट्स। Now let us understand the standard format of account. An account has two parts and is generally prepared in T-shaped format. Left side of the T-shaped account is called debit and the right side is called credit. तो अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, the general rules of preparing an account is in a T-shaped format. हम एक जैसे कि हम एक ऐसे
Basic rules of preparing accounting is to just make a T-shaped account. एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है. राइट साइड में हम लेफ्ट साइड में हम डेबिट, जितने सारे डेबिट ट्रांजेक्शन होगा वो डेबिट रिकॉर्ड करूँगा, और लेफ्ट साइड राइट साइड में जितने सारे क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिट करूँगा. तो how do you prepare account? An account is generally formed in T-shaped, and in the left side of the account we record all the debit transactions, and in the right side we record all the credit transactions. तो आइए देखते हैं हमें अकाउंट्स का एक फॉर्मेट. इधर है अकाउंट्स का फॉर्मेट. इधर है अकाउंट्स का फॉर्मेट. एक टी शेपेड फॉर्मेट में किया गया है पूरा अकाउंट, और लेफ्ट साइड में हम डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं डेबिट ट्रांजेक्शन्स को, और राइट साइड में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. और हम जिसमें एक एक्सट्रीम लेफ्ट में डेट कॉलम है, उसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम है, उसके बाद जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद राइट साइड में भी एक ही होते हैं. पहले हम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट. तो ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है अकाउंट्स. नोट मतलब है कि जो हम अभी आपको बताया वही नोट में लिखा है. Here the debit is recorded on the left side, just as you see. The debit is recorded on the left side, and here the credit is recorded on the right side. Just as you see, the credit is recorded on the right side. All the credit related transactions. And the full form of journal folio is the full form of JF is journal folio, as I have told you earlier. Types of account. अभी हम समझेंगे अकाउंट कितने प्रकार का होता है. The types of accounts. हम पहले ही बता चुके हैं आपको अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट असर्टेन करने के लिए, निर्णय करने के लिए दो रूल्स होता है. एक होता है ट्रेडिशनल ओल्ड रूल्स, पुराना रूल्स, और दूसरा होता है मॉडर्न रूल्स. तो पहले ट्रेडिशनल रूल्स हम समझेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल रूल्स को बारे में बताने से पहले हमको समझना होगा अकाउंट्स का कुछ हिस्ट्री. अब सब लोगों को पता है या फिर नहीं भी पता हो सकता है. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग? There is a man named Luca Pacioli. He is an Italian mathematician belongs to the 14th century in the medieval age of Europe. He is called the father of accounting. तो उसको लुका पेट्रोली जैसे एक आदमी का नाम था. वो एक इटालियन मैथमेटिशियन था 14th सेंचुरी मीडिएवल पीरियड यूरोप में. उसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है क्योंकि वही सबसे पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का आविष्कार किया था, और एक किताब भी लिखा था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में. तो यही लिखा है लुका पेसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग because he was the man who first published a book on double entry bookkeeping. In that book he gives us some rules regarding the accounts. तो वही किताब में हम वो ट्रेडिशनल रूल्स का खुलासा किया था, हम सब लोगों को डिस्क्राइब किया था कितने प्रकार के अकाउंट्स हो गए और हम वो उस अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करूँगा. तो लुका भाई बताया था कि हर एक अकाउंट्स दो तरह की, मेनली ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जितने भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो सब दोनों मेन अकाउंट्स में डिवाइड हो जाएगा. एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स. तो पर्सनल अकाउंट्स का भी तीन पार्ट्स होगा ब्रॉडली स्पीकिंग. एक होगा तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट मतलब जितने भी सारे पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स हो गए वो, तो अकाउंट्स विच रिलेट्स टू पर्सन्स और बॉडीज. तो जितने सारे अकाउंट किसी पर्सन को पॉइंट करेगा, पर्सन रिलेटेड होगा, वही उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. दिस आर नंबर 1 नेचुरल पर्सनल, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल, एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल.
तो नेचुरल पर्सनल क्या होगा? नेचुरल पर्सनल लुका भाई के हिसाब से वही होगा हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड्स, दैट इज बायोलॉजिकल पर्सन। जो हम जैसे इंसान है, बायोलॉजिकल इंसान है, उसे हम पर्सनल नेचुरल पर्सनल कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर नेचुरल पर्सन किसी भी नाम ले लो, रामू अकाउंट, सोनू अकाउंट, एल्बर्ट अकाउंट, हॉकिंस अकाउंट, सल्लू अकाउंट, एक्सेट्रा। तो जितने सारे ऐसे ही नॉर्मल आदमी है उसको हम नेचुरल पर्सनल कहेंगे। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन होगा? कॉर्पोरेट बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉज। जितने सारे कॉर्पोरेट बॉडीज या फिर बड़ा बड़ा कंपनी होता है या फिर फर्म होता है जो हमारा कंपनी लॉ के हिसाब से तैयार हुआ है, उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब जो नेचुरल नहीं हो और बायोलॉजिकल भी नहीं है, लेकिन किसी लॉस के द्वारा तैयार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसेट्रा एंड एसेट्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसेट्रा एंड एसेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सबसे आखिर में होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मीन्स दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन। मतलब वो अकाउंट्स जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, सन्डी डेटर्स अकाउंट्स। नाम सुन के ये आपको लोगों को डायरेक्ट किसी पर्सन से ये अकाउंट रिलेट नहीं दिखाई देगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? Capital account and drawing account represents the owner. The owner is a natural person maybe, or some promoters in case of company. And the capital account and drawing account represents the owner. Similarly, bills receivable and sundry debtors किसको represent करता है? Bills receivable, sundry debtors मतलब आप जितने सारे सेल्स करते हो क्रेडिट सेल्स में आदमी को, वो क्रेडिटर्स को हम क्या कहते हैं? सन्डी डेटर्स कहते हैं और bills receivable कहते हैं. So bills receivable and sundry debtors are the representative personal account of all the debtors. And debtors मतलब debtors तो एक इंसान ही होता है और या फिर कंपनी होगा। इंसान होगा तो नेचुरल पर्सन होगा। राम आपको पास से 500 चीज़ खरीदा, सपोज आप कंप्यूटर सेल करते हो, वो 500 कंप्यूटर खरीदा राम आपको, लेकिन वो आपको पैसा नहीं दिया, क्रेडिट परचेज किया, तो राम आपको लिए एक सन्डी डेटर्स होगा और नेचुरल पर्सन होगा। सिमिलरली किसी कंपनी सपोज एबीसी लिमिटेड कंपनी आपसे कुछ खरीदता है क्रेडिट में, तो वो आपको क्रेडिटर्स होगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। एंड सो दैट इज वाई बिल्स रिसीवेबल एंड सन्डी डेटर्स are treated as representative personal accounts. There are also other many accounts which representative belongs to the representative personal accounts. में हम आपको इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ एसेटिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो लुका भाई ने कुछ रूल्स बोला है डेबिट और क्रेडिट को निर्णय करने के लिए। उसके पहले वो और थोड़ा जानना पड़ेगा रियल अकाउंट के बारे में एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। तो रियल अकाउंट का मतलब जितने सारे एसेट्स होगा आपको कंपनी में या फंड में, वो सभी रियल अकाउंट होगा एक्सेप्ट डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक रियल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताया डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल represents what? Represents your sundry debtors, and sundry debtors may be a natural person or a artificial person. Similarly, bank represents an artificial person, just like SBI Bank, ICICI Bank, etc. etc. So examples of some real accounts are, तो क्या होता है? Some examples: कैश अकाउंट, जितने सारे एसेट्स होगा सभी रियल अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो वही लिखा है नोट में, डेटर्स आर एक्चुअली नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो इट इज एक्सक्लूडेड। बैंक्स आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन, सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज आर नॉमिनल अकाउंट।
तो जितने सारे एक्सपेंसेस और लॉस होगा आपको कंपनी का, जितने सारे इनकम एंड रेवेन्यू जनरेट करेगा आपकी कंपनी, सब नॉमिनल अकाउंट्स हो जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सम like rent which is an expense, wages also an expense, salary also an expense, purchase also an expense, sales revenue, cartage revenue, etc., etc. In practical scenario, mainly three types of accounts are widely spoken. These are personal account, real account and nominal account. So in practical scenario में जब हम किसी अकाउंट्स के बारे में बताते हैं या डिस्कस करते हैं, तो हम मेनली तीन तरह के अकाउंट्स के बारे में बताते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. जो इसका मतलब हम जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है, जैसे कि आपको बताया कि अकाउंट्स आर टू टाइप्स एज पर लुकअप एक्चुअली, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. Personal accounts are further divided into three parts, that is natural personal, representative personal and artificial personal. Similarly, impersonal accounts are divided into two parts, real accounts and nominal accounts. बट प्रैक्टिकली हम इतने सारे नहीं बताते हैं. प्रैक्टिकली हम बताते हैं कि अकाउंट्स मतलब मेनली आर थ्री टाइप्स, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. Let us now understand the traditional rules for ascertaining debit and credit. मतलब अभी हम समझेंगे कि पुराने जो रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट को निर्णय करने के लिए, वही हम समझेंगे. तो अकॉर्डिंग टू लुकअप, एक्चुअली लुकअप भाई ने कुछ नियम बताया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट निर्णय के लिए करने के लिए. वही रूल्स हम बताएंगे. इस रूल्स का रूल्स ही होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है. तो इसके पीछे आप लॉजिक मत पूछिएगा. सो लेट अस नाउ स्टार्ट. As we discussed earlier, there are three types of account: personal account, real account and nominal account. In personal account, डेबिट होगा द रिसीवर, क्रेडिट होगा द गिवर. मतलब जो जिसको कुछ मिल रहा है उसके लिए डेबिट होगा और जो दे रहा है उसके लिए क्रेडिट होगा. रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. मतलब जो आ रहा है आपकी कंपनी में, वो फर्म में या फिर कंपनी में, वो डेबिट होगा, और जो जा रहा है व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. जितने सारे एक्सपेंस और लॉस होगा आपका कंपनी का, डेबिट होगा. एंड ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिट. जितने सारे इनकम और रेवेन्यू होगा आपका, वो क्रेडिट हो जाएगा. तो यही है दी ओल्ड और ट्रेडिशनल रूल्स लुका भाई की हिसाब से. तो अभी हम शुरू करेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. तो पहले आप सीख चुके हैं द ट्रेडिशनल ओल्ड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एज गिवन बाय लुका भाई ऑफ इटली. तो अभी हम सीखेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. तो इन मॉडर्न रूल्स of accounting, to determine the debit and credit, there are two rules. Number one is clear rules and number two is dealer rules. Here the terms clear and dealer are just the code language. So let us now start the clear rules. In modern rules, all the forms of accounts, as we discussed earlier, that is the personal accounts, nominal account, real account, blah blah, etc., are divided into these 5 codes. That means जितने भी सारे अकाउंट्स के बारे में हम आपको बताए इसके पहले, सब ये 5 क्लियर रूल्स में, ये 5 जो अल्फ़ाबेट देख रहे हैं आप, CLEAR, ये 5 अल्फ़ाबेट में ही आएगा. तो ये 5 अल्फ़ाबेट क्या होता है? C stands for capital, L stands for liability, E stands for expenses, A stands for assets and R stands for revenue. तो मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू, ये पांचों मेन अकाउंट के अंदर जितने भी सारे अकाउंट्स होता है वो सब आ जाएगा मॉडर्न रूल्स में. तो आप सब लोग यह देख सकते हो. आई हैव राइट द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स इन रेड इंक एंड आई हैव राइट द अदर थ्री, दैट इज C for capital, L for liability and R for revenue in black. That means here this capital, liability and revenue, मतलब ये 3 पक्के दोस्त थे. जहाँ एक जाएगा बाकी 2 वही जाएगा. मतलब अगर कैपिटल रूम ए में जाएगा तो लाइबिलिटी और रेवेन्यू भी रूम ए में ही जाएगा. सिमिलरली एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर पक्के सहेली. मतलब
जहाँ एक सहेली जाएगा वो दूसरा सहेली भी वही जाएगा, मतलब अगर एक्सपेंसेस रूम बी में जाएगा, एसेट भी रूम बी में भी जाएगा। तो इसका क्या होगा, आइए समझे पहले डेबिट एंड क्रेडिट। जो कैपिटल होता है उसका बैलेंस लेफ्ट साइड में होगा, मतलब जब डिक्रीज होगा वो डेबिट हो जाएगा, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी भी सेम है, जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड में यानी डेबिट हो जाएगा, और जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में, मतलब राइट साइड में आ जाएगा। रेवेन्यू भी वैसे ही है, जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड में यानी डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तो राइट साइड में यानी क्रेडिट हो जाएगा। And for expenses and assets, all this when increase, it will come in the debit side, that means in the left side, and when it will decrease, it will come in the right side, that means in the credit side. Let us now understand with the help of T-shaped account. In the left side we write debit and in the राइट साइड में राइट क्रेडिट। जब कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा तब लेफ्ट साइड में आएगा यानी डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तो राइट साइड में आएगा यानी क्रेडिट होगा। लायबिलिटी भी जब डिक्रीज होगा तब लेफ्ट साइड में आएगा यानी डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तब राइट साइड में आएगा यानी क्रेडिट होगा। रेवेन्यू भी जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड में आएगा यानी डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तब राइट साइड में आएगा यानी क्रेडिट होगा। और एक्सपेंसेस और एसेट के लिए जब इंक्रीज होगा तब, जब इंक्रीज होगा तब लेफ्ट साइड में आएगा मतलब डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगा तब राइट साइड में आएगा मतलब क्रेडिट होगा। नाउ अंडरस्टैंड द डीलर रूल्स। हेयर द कोड लैंग्वेज इज DEA एलियर डीलर, मतलब जितने सारे अकाउंट्स होगा जो आपको मैं पहले समझाए थे वो सब ये पास, वो सब ये 6 वर्ड के अंदर आ जाएगा। डीलर की वर्ड मतलब डीलर के अंदर आ जाएगा। तो व्हाट इज द कोड फॉर डीलर? D stands for drawings and dividend, E stands for expenses, and A stands for asset. And for L, it stands for liability, E stands for equity and capital, R stands for revenue and income. And you have noticed a red dotted line in between these three. That means जितने सारे ये रेड डॉटेड लाइन का राइट साइड में है वो सब हो जाएगा डेबिट बैलेंस, और जितने सारे लेफ्ट साइड में है वो सब हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। Now how to ascertain the debit and credit in case of dealer rules? So when in case of drawings and dividends, uh, as we explained you earlier, as I told you earlier, the first three of dealer, that is DEA, that is dividends, expenses and assets, have debit balance. That means, and here I have written the same, drawings and dividends have debit balance, expenses have debit balance and asset have debit balance. So here what will happen, यहाँ पर क्या होगा, जब जिस 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 अकाउंट को डेबिट बैलेंस होगा तो वो सब अकाउंट जब इंक्रीज करेगा तब डेबिट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, जब डिक्रीज करेगा तब क्रेडिट होगा मतलब राइट साइड में आएगा। सिमिलरली all the three accounts that are written on the right side of this red dotted line will have credit balance. That means liability, equity and capital and revenue and income will have credit balance. Here it is written the same. So here for those accounts which have credit balance, when those accounts increase, it will have a credit balance, that is it will be written in the right side of the account, and when it will decrease, it will have debit balance, that then it will be written in the left side of the account. That means here in this dealer rules, DEALER dealer, जब पहला तीन होगा ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, वो जब वो सभी का डेबिट बैलेंस होगा, वो जब इंक्रीज होगा ड्राइंग्स डिविडेंड्स एंड ड्राइंग्स एंड डिविडेंड्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, जब डिक्रीज होगा तब
क्रेडिट साइड में आ जाएगा. एंड फॉर द रिमेनिंग 3 लाइबिलिटी, इक्विटी एंड कैपिटल ऑल हैव क्रेडिट बैलेंस. तो वो जब इंक्रीज होगा, मतलब जब इंक्रीज होगा मतलब प्लस होगा तब क्रेडिट साइड में आएगा. जब डिक्रीज होगा मतलब माइनस होगा तब डेबिट साइड में आएगा. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द टर्म्स कास्टिंग एंड बैलेंसिंग. तो कास्टिंग और बैलेंसिंग हम समझेंगे. अकाउंट्स में कास्टिंग एंड बैलेंसिंग क्या होता है. लेट अस टेक अ T-shaped account. In the left side we record debit and in the right side we record credit. So as per the traditional rules of accounting, ये एक रूल्स ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से हमें लेफ्ट साइड में जब डेबिट साइड में कुछ लिखना पड़ेगा तब हम लिखते हैं पहले टू. टू के बाद जो होगा टू कैश टू बैंक वो लिखेंगे. और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई. तो बाई के बाद हम जो बाकी सारे होगा अकाउंट्स उसका नाम लिखेंगे. बाई कैश, बाई बैंक, बाई सेल्स एक्सेट्रा. So suppose that in the debit side we have one transactions amounting to 11,000, another transactions amounting to 10,000 and another transactions amounting to 7,000, and the total of the debit side will be 28,000. And in the credit side, one transactions amount, we have 3 transactions. The first transactions amount to 3,000, second transactions amount to 6,000 and the third transactions amounting to 4,000. So what will be the total of the credit side? The total of the credit side will be 3,000 plus 6,000 plus 4,000, yani 13,000. The total will be the 13,000 in the credit side. So here both the side that does not tally, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं आया. तो किस साइड में ज़्यादा आया? डेबिट साइड में 28,000 आएगा. तो अब हम क्या करेंगे? सपोज दैट देयर इज अ वेयर गोइंग ऑन बिटवीन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. डेबिट और क्रेडिट साइड के बीच एक जंग शुरू हुआ है. डेबिट वर्सेस क्रेडिट साइड. डेबिट साइड हैज 28,000 soldiers and the credit side has 13,000 soldiers. That means the total of these two columns. So let us suppose that the one soldier of debit side kill one soldier of credit side. Similarly, also suppose that one soldier of credit side kill one soldier of debit side. तो डेबिट साइड का एक सोल्जर क्रेडिट साइड को एक सोल्जर को मारता है. सिमिलरली क्रेडिट साइड को एक सोल्जर डेबिट साइड को मारता है. तो जीतेगा कौन? Obviously the debit side will win because the debit side has much larger amount of soldier than the credit side. So what will be the victory margin? So after the जंग के बाद डेबिट साइड के पास, डेबिट साइड तो जीत जाएगा लेकिन डेबिट साइड के पास कितने सोल्जर बच जाएगा? तो इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू साइड, दैट इज 28,000 माइनस 13,000, which is equal to 15,000. तो वही 15,000 जो होगा वो हम यही लिखेंगे क्रेडिट साइड में. तो आप क्या कितना आएगा क्रेडिट साइड का टोटल? 15,000 लिखने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा? अब देखिए पहले आ रहा था 13,000 क्रेडिट साइड में, अब और 15,000 लिख दिया. मतलब 28,000. तो दो साइड इक्वल हो गया. तो हम अब देख सकते हो एक डबल लाइन देकर हम क्लोज किया अकाउंट्स को दोनों साइड में. और जो बैलेंस होगा, जो 15,000 एक्स्ट्रा हम लिखा है टैली करने के लिए, उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD. CD का मतलब क्या होता है? CD मतलब कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन और कैरी डाउन. तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग एंड कास्टिंग. तो जितने सारे बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस महीने की अंत में, आफ्टर द एंड ऑफ दिस मंथ,
जितने भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो इन द नेक्स्ट मंथ वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये है नेक्स्ट मंथ का अकाउंट। तो नेक्स्ट मंथ में वो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होकर यहाँ आ जाएगा। इसे कहते हैं कैस्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो यही होता है पूरा अकाउंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। ये तो पहले हम समझे थे अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स एक घर जैसा होता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। जितने भी अलग अलग घर होता है, जितने भी सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, जितने भी सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन होता है वो सब एक घर में आएगा। और उस घर को कहेंगे हम उसका अकाउंट। मतलब जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, जितने भी परचेज होगा, जितने भी सेल्स ट्रांजेक्शन होगा, वो सब कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग एज पर दी traditional approach of bookkeeping as given by Luca Bhai. An account is prepared in T-shaped format. In the left side, we wrote the debit, and in the right side, we wrote the credit. So ये है T-shaped format. डेबिट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट हम राइट साइड में लिखते हैं। तो उसके बाद डेट लेफ्ट साइड में शुरू होता है डेट से, उसके बाद पर्टिकुलर डेट मतलब जिस महीने के जिस दिन एक ट्रांजेक्शन होगा उस दिन को हम रिकॉर्ड करते हैं इस डेट कॉलम्स में। फिर पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं टू परचेज और कैश सेल्स एक्सेट्रा। उसके बाद जर्नल फॉलो लिखते हैं। फिर अमाउंट राइट साइड में भी ऐसे ही होगा, पहले डेट आएगा जो ट्रांजेक्शन का, फिर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का नाम आएगा, फिर जर्नल फॉलो और फिर अमाउंट। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स किस प्रकार का होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो रूल्स लुका भाई ने बताया उसके हिसाब से अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन टू हेड्स, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, that is three subjects, that is natural personal, artificial personal and representative personal. Natural persons means the biological persons जिसमें भगवान ने तैयार किया है, जैसे कि हम, आप, रामू, सोनू, एल्बर्ट, हॉकिंस एक्सेट्रा, सल्लू एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल मतलब जिसको कानून ने तैयार किया है, जैसे कि कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड कंपनीज एंड फर्म्स लाइक टाटा कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो ऐसे अकाउंट होता है जो किसी दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कैपिटल, ड्राइंग्स, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स एक्सेट्रा। कैपिटल और ड्राइंग्स ओनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ओनर कुछ बिजनेस में इंट्रोडक्शन करता है, जो किसी शायद बिजनेस में किसी मानी देता है, इन्वेस्ट करता है कैपिटल, या फिर किसी चीज़ विड्रॉ कर लेता है, किसी रुपया विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से ड्राइंग्स के हिसाब से, वो सब। तो इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग्स पर्सन को मतलब ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्स रिसीवेबल सन्डी डेटर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डेटर्स, एंड डेटर्स आर मे बी अ नेचुरल पर्सन या फिर artificial persons. Real accounts includes all assets except debtors, bills receivable and bank. तो मतलब आपकी कंपनी में जितने सारे एसेट्स होता है वो सब रियल अकाउंट्स होता है, एक्सेप्ट डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक, बिकॉज डेटर्स रिप्रेजेंट्स डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। तो ये तीनों है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर्स पहले ही हम आपको बता चुका है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्स रिसीवेबल भी ऐसे ही है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट्स आर कैश अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, गुडविल एसेट्रा एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज और नॉमिनल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस और लॉस, जितने भी इनकम और रेवेन्यू होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। सो एज पर द ट्रेडिशनल रूल, हाउ टू ascertain the debit and credit. As we know, as per the traditional rules, there are three types of main accounts: personal account, real account, and nominal account. In personal account, the receiver will be the debit and the giver will be the credit. In real account,
व्हाट कम्स इन, जो अंदर आता है कंपनी में आता है वो रियल अकाउंट में वो डेबिट होगा, एंड व्हाट गोज आउट विल बी अ क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट. मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अब हम समझते हैं मॉडर्न रूल्स क्या होता है. मॉडर्न रूल्स दो टाइप का होता है. मतलब मॉडर्न रूल्स दो कोड है. एक है क्लियर रूल्स कोड और दोनों है डीलर रूल्स कोड. क्लियर रूल्स कोड मतलब इसमें जितने सारे अकाउंट्स है वो ये 5 हेड के अंदर आ जाएगा. जितने भी सारे अकाउंट्स है वो 5 हेड के अंदर आ जाएगा. वो 5 हेड क्या होता है? सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स एंड आर फॉर रेवेन्यू. डेबिट एंड क्रेडिट. क्लियर रूल्स में हम कैसे डेबिट और क्रेडिट निकालेंगे. हाउ टू ascertain the debit and credit in clear rules. As we see here, those three types of accounts head, that is capital, liability and revenue, are written in black letters. That means all these three accounts will follow similar nature, and similarly those two accounts, expenses and assets, which are written in red ink, will follow the similar nature. In case of the first three black inks, it is capital, liability and revenue. जब भी वो डिक्रीज होगा वो डेबिट होगा, और जब भी वो इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा. मतलब जब वो घटेगा तब डेबिट होगा, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, और जब बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा. तो एक्सपेंसेस और एसेट के लिए उल्टा होगा. जब बढ़ेगा तब डेबिट होगा और जब घटेगा तब क्रेडिट होगा. ये रूल्स है. उसके बाद आते हैं डीलर रूल्स. इन डीलर रूल्स ऑल द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर विल कम अंडर दिस 6 हेड्स. मतलब जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं वो 6 हेड्स के अंदर आ जाएगा. इन द फर्स्ट 3 हेड्स, दैट इज DEA, D stands for dividends and drawings, E stands for expenses and A for assets. All these will have debit balance. And in the last 3 heads, that is LER, L stands for liability, E stands for equity and capital, and R stands for revenue and income. ये सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ये सब का बैलेंस क्रेडिट होगा. रूल्स फॉर ascertaining डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डीलर रूल्स. जो पहले 3 होता है ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ये सबका डेबिट बैलेंस होता है. इसीलिए ये जब बढ़ेगा तब डेबिट होगा, जब घटेगा तब क्रेडिट होगा. और लास्ट जो आखिरी 3 है होता है लायबिलिटी, इक्विटी एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू. ये सब क्रेडिट बैलेंस होता है. जब बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा, जब घटेगा तो डेबिट होगा. कैस्टिंग एंड बैलेंसिंग. कैस्टिंग एंड बैलेंसिंग में जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एक महीने के अंत में, एट द एंड ऑफ द मंथ, so suppose that here in this account the debit side is greater than credit side. So first of all, in this case we have to calculate the difference between the debit and credit side. Here the debit side is 28,000 and the credit side is 13,000. The difference is 15,000, and we here write down the difference 15,000, and and we write down in this difference by the following way, by balance carry forward. ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बैलेंस, वो अगले महीने के अकाउंट्स में जब शुरू करेंगे तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा. तो इतना ही होता है इन शॉर्ट रूल्स ऑफ ascertaining डेबिट एंड क्रेडिट इन द अकाउंटिंग.